हेलो दोस्तों, आज है 13 मई 2021 और ये जो वीडियो है ये विवेक अवस्थी जी का एक्सपीरियंस है जो कि 2009 में ढिकाला गए थे। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ बताइए, आप 2009 में यानी कि 12 साल पहले ढिकाला गए थे तो वहाँ पे तब ढिकाला कैसा था, आपने क्या एक्टिविटी की या कोई अनोखी घटना आपके साथ कभी घटी हो जिम कॉर्बेट में। उन्होंने मेरे साथ फिर उन्होंने कुछ शेयर किया है जो कि उन्होंने अभी आज ही अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली, विवेक अवस्थी यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि ये आपकी वीडियो में अपने चैनल पे यूज कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब वो गए थे 2009 में तब एलिफेंट राइड भी हुआ करती थी और अपनी प्राइवेट व्हीकल से आप ढिकाला कैंपस जा सकते थे। उनके चैनल का लिंक मैंने अपने टाइटल पे भी दिया हुआ है। विवेक अवस्थी जी को तो बहुत लोग जानते हैं। जब मैं जंगली रिजोर्ट में गया था तो मैं वहाँ पे रुका था, फिर चोपता भी गया था उनके साथ। तो विवेक अवस्थी जी का अपना रिजोर्ट है जंगली रिजोर्ट राजेंद्र नेशनल पार्क में। एक रिजोर्ट इनका लैंसडाउन में है और ये अपने नोएडा ऑफिस से ही सब रिजोर्ट्स और होटल्स की और ट्रेवल की मार्केटिंग देखते हैं। तो कभी भी आपको इनके रिजोर्ट में रुकना हो या कुछ भी काम हो तो ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे स्टे के लिए। प्लीज इस वीडियो को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2018 में और 2019 में ढिकाला की यात्रा करी थी, तो उनकी ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पिक्चर प्रेजेंटेशन डाल चुका हूँ। तीसरी बार मैं ढिकाला 18 नवंबर 2019 को गया था। तो 2019 में मैं 2 बार गया था, मई में गया था फिर नवंबर में गया था। वो मैं शिवम के साथ गया था, तो वहाँ पे मैं गैरल में रुका था एक रात और फिर नेक्स्ट डे मैं ढिकाला कैंपस में रुका था। तो उसकी वीडियो मैं कल डाल दूंगा। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पे एक आरती पोस्ट की है, इवनिंग आरती, क्योंकि मैं जिस पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, घीसा पंथ से, तो मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रह्मवेदी और आरती पोस्ट की थी। तो काफी लोगों ने उसको लाइक किया जो कि हमारे सत्संगी भाई हैं। तो इसको भी काफी डिमांड आ रही थी कि ये थोड़ा डिफरेंट आवाज में थी, तो मैंने इसको भी अपलोड किया है। तो अगर मैं कुछ इस तरह की चीजें अपलोड करता हूँ तो आप इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आप शायद इन चीजों में इंटरेस्टेड ना हो। फिलहाल ये विवेक अवस्थी जी का एक्सपीरियंस आप प्लीज देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा ढिकाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, जब वहां पे हम लोग एलिफेंट सफारी कर रहे थे और मधुमक्खी ने अटैक कर दिया था। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग ढिकाला की 2009 की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ढिकाला में आजकल एलिफेंट सफारी बंद है, केवल जिप्सी से आप सफारी कर सकते हैं या फिर कैंटर से सफारी कर सकते हैं, लेकिन पहले एलिफेंट सफारी भी होती थी। मैं पहली बार ढिकाला गया था 2009 में। बड़ी मुश्किल से मुझे 1 नाइट की बुकिंग मिली थी और उस वक्त मेरा बेटा 3 महीने का था, तो मैं फैमिली लेके नहीं गया था। मेरा कजिन अभी, जो मेरठ में आजकल फिजियोथेरेपिस्ट है, उस टाइम कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा चलोगे, बोला हाँ चलता हूँ। तो वो गढ़मुक्तेश्वर तक आ गया था क्योंकि NH24 से जाना होता है। मैं दिल्ली से गया और वो रास्ते में मिल गया, फिर हम लोग गए थे ढिकाला। तो ढिकाला जब आप पहुंचते हैं, धनगढ़ी गेट पे आपको फॉर्मेलिटीज करनी होती है। रेंजर्स या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आपको जानकारी देते हैं, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताते हैं। एक वहाँ लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया एक थैला देते हैं जिसमें बताते हैं कि सारा आपको एज ए डस्टबिन यूज करना है उसको। अगर टाइगर दिखे, कितनी दूरी पे गाड़ी खड़ी करनी है, ये सारी चीजें बताई जाती है। लेकिन उस टाइम पे अपनी गाड़ी ले जाना अलाउड था, तो मैं अपनी गाड़ी से गया था और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब इतने घने जंगल में, जहाँ पे इतने सारे हाथी टाइगर है, मैं डेंस फॉरेस्ट के अंदर पहली बार गाड़ी चला रहा था। हम ढिकाला पहुंचे करीब 12 बजे, चेक इन किया और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एलिफेंट सफारी भी सेम डे की मिल गई, जबकि केवल 2 एलिफेंट चल रहे थे उस दिन। लेकिन बाई चांस की बात है कि हमें सेम डे बुकिंग मिल गई वहीं पर एलिफेंट सफारी के लिए। एलिफेंट माउंट वहीं पे बना है, कैंटीन के सामने ही है, जिसमें खड़े होके आपको एलिफेंट में बैठना होता है। तो मैं, मेरा कजिन अभी और 2 लोग, एक कपल था वहां पे, क्योंकि एक हाथी में 4 लोग बैठते हैं। हाथी मतलब हथनी, क्योंकि जो एलिफेंट सफारी होती है वो मेल हाथी पे नहीं होती। जो एलिफेंट सफारी होती है वो फीमेल हाथी पे होती है। उसके बारे में महावत ने बताया था कि मेल बड़ा अग्रेसिव होता है तो सेफ नहीं होता उसके ऊपर सफारी कराना, तो फीमेल पे कराते हैं। तो 2 फीमेल हाथी थी उस दिन। तो मैं, मेरा कजिन और एक कपल, हम लोग सफारी करने गए। पीछे एक हाथी और था। जब जिप्सी सफारी करती है तो वो अपने ट्रैक पे चलती है, लेकिन जब हाथी सफारी करता है तो घनी झाड़ियों में कहीं भी घुस जाता है। लेंटाना की झाड़ियों पे रास्ता बनाता हुआ, जहाँ ट्रैक या ट्रेल नहीं होता वहां पे भी चला जाता है। तो ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से निकल के थोड़ा करीब 100 मीटर आगे जाके, जहां से डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट होता है, वहां से हाथी जंगल में घुस गया। कहीं पेड़ गिरे हुए हैं तो वो चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो बैलेंस बनाते बनाते थोड़ी देर में संभले तो समझ में आया कि हाँ भाई क्या है, और बिल्कुल लग रहा था कि टाइगर दिखने ही वाला है।
हम में से किसी ने बोला कि यहाँ इस जगह पे डियर दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे टाइगर नहीं होगा। तो महावत ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था, अभी तक मुझे याद है। महावत ने बोला था कि अगर इस तरह से डियर को आइडिया लगने लगा तो शेर भूखा मर जाएगा। तो बात सही है कि अगर डियर को हमेशा आइडिया लग जाए तो फिर शेर शिकार कैसे करेगा। जो आपको ये फोटो दिख रही है, ये फोटो निकाल के जैसे ही फोटोग्राफी करना शुरू, उस टाइम पे मेरे पास एक छोटा सा सोनी का कैमरा होता था, तभी महावत ने बोला कि सर सामने मधुमक्खी का छत्ता है और वो बड़ी अग्रेसिव हो रही हैं, तो आप कैमरा रख दो और पकड़ के बैठ जाओ, हाथी तेज तेज चलेगा। तो मैंने कैमरा रख दिया और ये फोटो खींचने के 5 मिनट बाद ही अटैक हुआ था। जैसे ही हम वहां से तेजी के साथ निकले तो डेंस फॉरेस्ट से निकल के पहले जिप्सी का रास्ता है और उसके बाद में रामगंगा रिवर है और फिर ग्रासलैंड्स है। निकल के हमारा हाथी जैसे ही नदी में आया, नदी में पानी ज्यादा नहीं होता, 1-2 फुट पानी होता है, बिल्कुल हम सेंटर नदी में पहुंचे तभी बड़ी जोर से एक अजीब सी आवाज आई। तो मैंने महावत से बोला टाइगर की आवाज है क्या? बड़ा अजीब सी आवाज थी। तो वो बोला हाँ, आवाज तो ऐसे सुनी नहीं मैंने, लेकिन बोला अगर ये टाइगर की आवाज होती तो हाथी एक अलग सी साउंड निकालता है टाइगर को फील करके। तो बोला इसने निकाली नहीं है वो साउंड। थोड़ी देर हम रुके रहे, बड़ा ध्यान सुनते रहे, फिर सडनली वही आवाज दोबारा फिर आई। तो फिर हम लोग अलर्ट हो गए, उस तरफ घूम गए जिधर आवाज आ रही थी। तो दूर से हमने देखा तो जो हमारे पीछे वाला हाथी था, हथनी थी, उस हथनी का नाम था गोमती, मुझे नाम याद है अभी भी। तो वो गोमती हथनी तेजी से भागती हुई आ रही थी। पहले हमें लगा कि उसके पीछे टाइगर पड़ गया, क्या चक्कर है, और उसमें लोग बड़े चिल्ला रहे थे। जब थोड़ा आगे देखा तो महावत ने, जो जिस गद्दे पे महावत बैठता है, वो गद्दा महावत ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था चारों तरफ, और सारे लोग चिल्ला रहे थे। तो वो महावत हमारे महावत से बोल रहा था कि मक्खी मक्खी है, वो बड़ी मधुमक्खी थी। तो सडनली हमारी तरफ ही आ रहे थे। तो महावत बोला क्या करना चाहिए क्या? तो भाई मैंने कहा कि अगर तुम ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते हो, आग लगा सकते हो अगर माचिस हो। तो उसके पास माचिस थी, तो उसने जल्दी से उतर के वहां पे आग लगाई नदी के किनारे वाली घास में। तब तक मैं हाथी आ गया और हमारा महावत नीचे उतर गया था। तो हाथी बड़ा समझदार जानवर होता है, तो हमारी हथनी को समझ में आ गया था कुछ खतरा है, तो वो बिना महावत के आगे को चलने लगी। तो और डर लग रहा था क्योंकि वो हाथी आगे को बढ़ता जा रहा था, हमारे हाथी में महावत भी नहीं था। तो मैंने चिल्ला के उन लोगों से बोला कि आप लोग पानी में कूद जाइए, पानी में डिप कर जाइए। तो सारे लोग किसी तरह से हाथी से उतरे और नदी में लेट गए और अपना सिर बाहर करके, उतनी देर में हमारे महावत ने काफी जगह पे आग लगा दी थी, तो काफी धुआं होने लगा। हमारी तरफ भी मधुमक्खी आ रही थी, लेकिन वो धुएं से परेशान होकर फिर निकल गई और हमारी हथनी तो रुकी नहीं रही थी। फिर महावत दौड़ता हुआ आया। तब तक मैं चिल्ला के लोगों को बुला लिया था, तो जिप्सी रुक गई और जिप्सी से फिर उनको ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ले गया। तब तक में हम लोग भी पहुंच गए। हम इन्फॉर्म किया कि वहां आग लगी है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने जाके आग बुझाई। शाम हो चुकी थी। एलिफेंट सफारी करीब 2 घंटे की होती है, 3 बजे करीब स्टार्ट होती है, 5 बजे तक होती है, लेकिन वही 4-4:30 बजे, क्योंकि सफारी तो हमारी आधी ही हो पाई थी। वहां पहुंचे तो देखा सारे जिन लोगों को काटा था वो ठीक थे, तबीयत उनकी कोई खराब नहीं थी। फर्स्ट एड उनको दिया गया। हम लोग, मैं और मेरा कजिन रुके थे एनेक्सी में, जो रेस्टोरेंट के बगल में है डिगाला में। डिगाला में जो एकोमोडेशन है, एनेक्सी है, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, डॉर्मेट्री है और हटमेंट है। और ये जो हमारे साथ कपल थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो हटमेंट में रुके थे, और जिनको मधुमक्खी ने काटा था वो लोग भी हटमेंट में ही रुके थे। उस टाइम पे सफारी अपनी गाड़ी से भी अलाउड थी, तो हमारा प्लान था कि हम अपनी गाड़ी से सुबह सफारी करेंगे। लेकिन जो कपल जा रहे थे उन्होंने हमें ऑफर दिया कि अगर आप चाहे तो साथ में शेयर करके हम लोग मॉर्निंग सफारी कर लें जिप्सी में, क्योंकि वो 2 थे, हम लोग 2 तो 4, जिप्सी में 6 लोग तक बैठ सकते हैं। तो हमने शेयरिंग कर ली थी। तो मॉर्निंग में जब हम मिले सफारी के टाइम पे, तब उन्होंने बताया कि रात को उनमें से जिनको मधुमक्खी ने काटा था उनमें से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो क्योंकि ये हटमेंट में बगल वाले रूम थे, उस टाइम पे कोई भी नेटवर्क नहीं आता था टिकाला में, अभी हल्का हल्का आता है, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो हमें तो मालूम ही नहीं चला क्योंकि वो दूर दूर बने हुए हैं। तो ये साथ में जिप्सी में फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ में गए और रामनगर में उनको एडमिट कराया। वहां वो ठीक हो गए और उनकी तबीयत ठीक हो गई, बाद में उनको खतरा नहीं हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि अगर 100 मधुमक्खी एक साथ काट लें तो आदमी की जान भी जा सकती है, और ये बड़ी वाली मधुमक्खी थी। फिर जब ये कपल लौट रहे थे रात को, तो एक उस टाइम पे बहुत बड़ा टाइगर होता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उसका नाम था खली। जैसे वो खली पहलवान है, ऐसे टाइगरों का पहलवान था वो, उसका फेस भी बहुत बड़ा था, तो उसका नाम रखा गया था खली। ढिकाला रीजन में 5 गेस्ट हाउसेस है। सबसे पहले आप एंटर करते हैं तो सुल्तान आता है, उसके बाद सरबुदली, उसके बाद एक रास्ता कट जाता है तो आगे गैराल, सीधे जाएंगे तो ढिकाला, और ढिकाला से राइट मुड़ जाएंगे तो खिनानौली। तो सुल्तान के पास में उनको खली मिला रात में, तो एकदम साइटिंग हुई। तो उन्होंने सुबह हमको बताया। फिर हमने सफारी करी तो टाइगर तो हमको नहीं मिला, लेकिन बाकी सारी वाइल्ड लाइफ मिली।
तो ये इंसिडेंस हुआ था बिल्कुल लाइव। ढिकाला की एडवांस बुकिंग 31 मई को बंद हो जाती है, उसके बाद 15 दिन वो खुला रहता है डे टू डे बेसिस पे बुकिंग के लिए, फिर खुलता है 15 नवंबर। 15 नवंबर ही मेरी एनिवर्सरी होती है, तो मैंने दोबारा बुकिंग कराई विद फैमिली। इस बार मैं अपने, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो गया था, तो विद फैमिली में गया ढिकाला अपनी गाड़ी से ही, और फिर सफारी गाड़ी से ही करी। एलिफेंट सफारी मैंने की, लेकिन मैं फैमिली को लेके नहीं गया, क्योंकि एक बार मैंने देखा हुआ था, तो मैं अकेला गया। गाड़ी वाली सफारी मैंने फैमिली को भी कराई। इस टाइम पे एम्फी थिएटर में मूवी प्ले हो रही थी, वो भी देखी हमने। जब प्राइवेट गाड़ी से आप सफारी करते थे ढिकाला में, तो एक रूल था कि आपको एक गाइड लेके जाना कंपलसरी था, तो हमारे साथ गाइड थे एक। उस टाइम पे मैंने ये वीडियो शूट किया था अपने उस छोटे से कैमरे से ही, तो उसमें गाइड बैठे हैं, मेरी फैमिली, वाइफ, बच्चे, और साथ में शमशेर बैठा हुआ है। शमशेर जो हमारे जंगली रिजॉर्ट में मैनेजर था, आजकल लैंसडाउन में है। तो इसमें आगे एक जैकाल था जो सामने से आ रहा था और हम उसकी तरफ जा रहे थे, तो वो घास में नहीं घुस रहा था, हमारी गाड़ी के बगल से भी नहीं निकल रहा था और घास में भी नहीं घुस रहा। तो गाइड ने हमें बताया घास में इसलिए नहीं घुस रहा है कि उसको डर है कि टाइगर अंदर ना हो। तो वो आगे आगे जा रहा था, जाना वो पीछे जाता था, लेकिन गाड़ी बैक करके हम भी नहीं जा सकते थे, कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम आगे बढ़ते थे और वो भी आगे बढ़ता जाता था। तो ये वीडियो उस टाइम का ही है। उसके बाद ढिकाला में कई बार गया और 2015 तक मैं जाता ही रहा। 2015 में मैंने अपना जंगली रिजॉर्ट स्टार्ट कर दिया था, राजा जी टाइगर रिजॉर्ट में, तो वो भी जंगल के अंदर ही है और ढिकाला को देख के ही मैंने बनाया था। तो फिर वो जंगल वाली फील मुझे अपने ही रिजॉर्ट में आ जाती थी, तो उसके बाद मैंने ढिकाला गया नहीं। हालांकि अब जाऊंगा, क्योंकि एज ए यूट्यूबर मैं ढिकाला नहीं गया हूँ, क्योंकि जब का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ तब मैं यूट्यूबर नहीं था। यूट्यूब वीडियोस बनाने मैंने शुरू किया 2019 में, और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2009 की। अब नवंबर ऑनवर्ड जब ढिकाला खुलेगा तो मैं एक बार फिर मैं जाऊंगा। आज फेसबुक पे पुरानी फोटो आई थी तो मुझे एक किस्सा याद आया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। तो ये दोस्तों लाइव इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ। तो अभी कहीं पे भी एलिफेंट सफारी चल रही हो, और अगर आप एलिफेंट सफारी पर जाएं जंगल में, तो आप अपने साथ एक शॉल या एक कोई कपड़ा जरूर लेके जाएं। जब दूसरी बार मैं सफारी करने गया तो मैं शॉल लेके गया था, क्योंकि शॉल ओढ़ने से कोई कुछ अटैक करे, मधुमक्खी या कुछ भी, तो आप बच सकते हैं। क्योंकि वो जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी, उनके पास बचाव का कोई साधन नहीं था, मधुमक्खियां अटैक कर रही थी। वो तो सडनली मेरे दिमाग में आ गया आग लगाने का आइडिया, आग लगाने से धुआं हुआ, और बाई चांस की बात है उस जगह पे नदी थी, तो वो लोग पानी में डिप कर गए और उससे उनकी जान बच सकी। तो दोस्तों ये था किस्सा ढिकाला 2009 के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। तो देखा आपने विवेक अवस्थी जी की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग थी। तो और भी ऐसे काफ़ी किस्से हैं। एक किस्सा तो मैंने देखा था यूट्यूब पे, अगर मुझे वो वीडियो मिलती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें क्या होता है कि टूरिस्ट ढिकाला से जाते हैं वुडन ब्रिज क्रॉस करके रामगंगा के उस तरफ। जब वो वापस आते हैं तो हाथी उनको रोक लेते हैं इवनिंग सफारी में, तो वो आ ही नहीं पाते। वो 1 घंटा ही वेट करते हैं, 2 घंटा वेट करते हैं, हाथी वहाँ से हटते ही नहीं। इवन हाथी उनके ऊपर चार्ज कर देते हैं, और जब हाथी चार्ज कर देते हैं, रात हो जाती है, तो वापस वो जो चौकी कल मैंने वीडियो में दिखाई थी, जो ढिकाला से दिखाई देती है रामगंगा के उस तरफ, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से गार्ड नहीं, बंदूक उठा के राइफल लेके आते हैं, फिर फायर करते हैं हवा में, तब कहीं जाके हाथी तितर बितर होते हैं, और तब वो ढिकाला किसी तरह से रात को 10 बजे 9 बजे पहुंच पाते हैं। काला, ग्रासलैंड और ढिकाला जोन, इवन पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जरूरी ढिकाला बिजनानी वगैरह में भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, और कोशिश करिए आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप मुझे भेज दें ईमेल के थ्रू। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, और आप एक छोटी सी क्लिप भेज सकते हैं, कुछ स्टोरी, ताकि वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकूं। मैं सोच रहा हूं कुछ इस तरह की स्टोरीज़, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अपने यूट्यूब पे शेयर करता रहूं, कि आप लोगों को भी पता चल सके कि लोगों के पास किस किस तरह की स्टोरीज़ हैं। तो ये था आज की मेरी वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।